स्टूडेंट्स, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हो ना, मस्त हो? तो ध्यान दो, आज लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। क्लियर? जो प्लांट है लेक्चर 3, प्रीवियस अपने लेक्चर 2 पढ़ा था बेटा। तो अपन ने उसमें स्टडी किया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, मतलब सजीव के अभिलाक्षणिक लक्षणों का सबका अध्ययन किया अपन ने, जिसमें सबसे पहले बेटा अपन लिया ग्रोथ। तो आप समझ पा रहे हैं कि ग्रोथ, वृद्धि, और ग्रोथ अपने कहा कि फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों का आधारभूत लक्षण है। 2 प्रारूप हैं, इंक्रीमेंट इन सेल नंबर, कोशिका संख्या में बढ़ोतरी विभाजन के द्वारा, और जैव भार में बढ़ोतरी। फिर अपने कहा कि वो भी पादप जंतुओं में अलग अलग पैटर्न है ना, पादपों में जीवन भर और जंतुओं में एक निश्चित आयु तक। क्लियर? फिर बेटा अपने कहा कि इंक्रीमेंट इन बायोमास, तो अंदर की ओर से इंट्रिंसिक तो ओनली लिविंग का, लेकिन एक्सट्रिंसिक बाहर पर पदार्थों के जमाव को भी अपने वृद्धि माना। तो फिर ऐसा तो निर्जीव भी दर्शा सकते हैं, इसलिए फिर अपने कहा कि भाई वृद्धि सजीवों का आधारभूत लक्षण है, लेकिन सजीवों का परिभाषिक लक्षण नहीं है। यस। फिर अपना है रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन में अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया अपनी जाति की निरंतरता के लिए 2 प्रारूप, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कुछ विधियां तो ऐसे हो तो आगे दोबारा आ जाएंगी, लेकिन अपन मैन प्रारूप एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अपन ने कहा कि ऑलमोस्ट सभी जीवों में जनन है, और निर्जीव कभी जनन नहीं कर सकता, रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता। फिर अपने कहा बेटा कि सब में है, लेकिन एक्सेप्ट ए फ्यू, कुछ को छोड़कर, जो या तो जनन करने में सक्षम नहीं है, बंदे हैं। तो फिर वो अपने खच्चर का इनका एग्जाम्पल दिया, श्रमिक मधुमक्खी का रही। अब फिर आप रिप्रोडक्शन इसलिए एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग नहीं है, अपवादों वाला डिफाइनिंग, लेकिन एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग नहीं है। तो फिर बात आ गई कि भाई रिप्रोडक्शन भी एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग नहीं है। तो फिर अपना अगला लक्षण था मेटाबॉलिज्म। और आप जानते हो सेल के अंदर, सेल को जीवित रखने के लिए कोशिका में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो सारी केमिकल रिएक्शंस है वो मेटाबॉलिज्म है। यस। अब चाहे ब्रेक डाउन हो, चाहे आप समझ रहे हो कि सिंथेसिस हो, तो वो मेटाबॉलिज्म। अपने कहा बिना किसी अपवाद के मेटाबॉलिज्म सभी सजीवों का क्या है? परिभाषिक लक्षण है बेटा। क्लियर? फिर अपने बात की कॉन्शियसनेस की, वो भी परिभाषिक लक्षण है। वो कोमा तो मानव के रेफरेंस में है, वो भी सेल्फ कॉन्शियसनेस है तब। क्लियर? आप समझ पा रहे हैं? फिर अपने कहा कि कोशिका संगठन। तो ये सारे लक्षण अपन पढ़ चुके थे, और जो उसके यूनिक कैरेक्टर होते हैं, और अपन परिभाषिक लक्षण भी पढ़ चुके थे। यस बेटा। अब देखो कुछ एक पैराग्राफ दे रखा है वहाँ पर कि जो भी संगठन के स्तर होते हैं, चाहे वो निर्जीव से सजीव बना, यानी एटम, मॉलिक्यूल, परमाणु, अणु, यौगिक, और फिर ऐसे होते होते वर्ध अणु, और फिर जीवन बना इंटरेक्शन से, अन्योन्य क्रिया से। फिर आप जानते हैं जीवन बन गया एक सेल के रूप में। तो सेल के बाद सेल का ग्रुप, ऑर्गेनाइज ग्रुप क्या हुआ? टिश्यू। टिश्यू से किस पे गए अपन? ऑर्गन सिस्टम, जटिलता बढ़ती गई, है ना। और फिर जैसे इकोलॉजी में तुम पढ़ते हो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बेटा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से फिर तुम जाते हो पॉपुलेशन समष्टि पर, कम्युनिटी समुदाय पर। तो संगठन के बढ़ते इस तरह जटिलता के स्तर आपने देखे। ये जितनी भी जटिलता जो सभी स्तरों पर उपस्थित होती है, ये किसके कारण है? इंटरेक्शन के कारण। तो वो एक पैराग्राफ जो आपके एनसीईआरटी में क्लियर करेंगे, और मस्त होकर बेटा वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ें, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ें। वीडियो को पॉज करके आप अपनी हिंदी इंग्लिश दोनों एनसीईआरटी खरीद लें, उसके पास रखें एक एक लाइन को, क्योंकि कंपटीशन में, नीट एग्जाम में 100% एनसीईआरटी आती है बेटा। यस। तो आप समझ रहे हैं? क्लियर? तो बेटा जी आप ध्यान दें कि देखो, द ऑल लिविंग फिनोमेना ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। ऑल लिविंग फिनोमेना यानी जितनी भी जो सजीव घटनाएं हैं बेटा, जितनी भी क्या हैं? सजीव घटनाएं, या जो जीवन को बनाने वाले लक्षण हैं, जितने भी सजीव घटनाएं या लक्षण हैं। क्लियर? आप समझ पा रहे हैं? जितनी भी सजीव घटनाएं या लक्षण हैं, वो आप समझ रहे हैं कि उनका उद्भव किसके कारण हुआ? ड्यू टू किसके कारण है? अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, अन्योन्य क्रियाओं के कारण, पारस्परिक क्रियाओं के कारण। यस और नो? जैसे मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताए थे, संगठन के स्तर। तो बेटा जी देखो, मैक्रोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल, वृहद अणु, जैव अणु। इससे पहले आप जानते हो परमाणु, अणु, यौगिक, लेकिन वृहद अणु, जैव अणु। जो बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन में इंटरेक्शन हुई, तो इसके थ्रू आपका बन गया सब सेलुलर कंपोनेंट, उपकोशिकीय अव्यय। उपकोशिकीय अव्यय, उपकोशिकीय के बाद जीवन बना। तो आप जानते हो जब तक कोशिका संगठन हुआ, सेल की स्ट्रक्चर में थी, एक कोशिका की पूर्ण संरचना बनी थी। क्लियर? कि जैसे ये आवरण, उसके बाद जैसे कोशिका द्रव्य या उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो कोशिका की पूर्ण संरचना बनी थी कोशिका। क्लियर?
फिर कोशिकाएं संगठित हुई और कोशिकाएं संगठित होकर क्या बनाया, उत्तक, उत्तक अंग तंत्र, अंग तंत्र और व्यष्टि। फिर अगर अपने इकोलॉजी में आए तो व्यष्टि के बाद क्या होगी, समष्टि। ये सारी बात हो गया। क्लियर बेटा। अब देखो सीधी सी बात है कि अपन इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं अन्योन्य क्रिया, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन आपने एक वर्ड सुना, इंट्रैक्शन, यस। तो बेटा जी देखो अपन इसको अपन सिद्ध करने जा रहे हैं, इंट्रैक्शन को अपन सिद्ध करने जा रहे हैं कि देखो जो सेल्स, देखो मैं यहाँ से सिद्ध करता हूँ कि सेल्स ने संगठित होकर उत्तक बनाया, कोशिकाओं ने और कई सारी कोशिकाएं मिलकर, जो आपको मैंने यहाँ पर बताया कि कई सारी कोशिकाएं मिलकर और ये संगठित हुई, और आप समझ रहे हैं कि कोशिकाएं संगठित होकर क्या बना, उत्तक। तो समान या असमान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति और कार्य में समान होता है तो क्या बन गया बेटा, उत्तक बन गया। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सुनना कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो उत्तक के गुण होते हैं, आप समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल बट अराइज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन। क्लियर। आप समझ रहे हैं कि जो ये उत्तक के गुण हैं, उत्तक में जो गुण है, उत्तक में जो प्रॉपर्टीज हैं, उत्तक में बेटा जी जो गुण है, उत्तक में जो प्रॉपर्टीज हैं वो नॉट द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल, यानी इन कोशिकाओं के मिलने से, यानी केवल कोशिकाओं के ग्रुपिंग से नहीं बने हैं, जबकि इन कोशिकाओं के अंदर जो घटक हैं, इन कोशिकाओं के अंदर बेटा जो क्या है, घटक। क्लियर। इन कोशिकाओं का जो संगठन है और इन कोशिकाओं के अंदर जो बायोमोलिकुलर जैव जो घटक हैं, उन सभी घटकों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं से, उन सभी घटकों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं से। तो एक बात आती है कि जिन कोशिकाओं ने मिलकर उत्तक को बनाया है, उत्तक में कुछ ऐसे गुण हैं जो बनाने वाली कोशिकाओं में नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब वो कोशिकाएं संगठित हो रही थी, जो कोशिका के अंदर का घटक थे, उन घटकों में पारस्परिक क्रियाएं हुई, उन घटकों के मध्य, सभी विभिन्न घटकों के मध्य क्या हुई, पारस्परिक क्रियाएं हुई। और पारस्परिक क्रियाएं हुई तो आप समझ रहे हैं कि आपका उत्तक बना और उसमें कुछ नए गुण है। जैसे अपन बात करते हैं ना, एक एग्जाम्पल ले लें कि अपन ने दूध लिया, चावल ले लिए। क्लियर। अब दूध और चावल ने मिलकर खीर बनाई, लेकिन अब पकाने लग गए। अब अपन खीर के अगर अपन गुण देखें तो चावल और दूध दोनों से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब दूध और चावल ने आपस में पारस्परिक क्रियाएं की और वो नए गुणों का उद्भवन हुआ। नए गुणों का क्या हुआ, उद्भवन। यस और नो। तो ऐसे संगठन के स्तर बनते गए, फिर टिश्यू से क्या, ऑर्गन। क्लियर। ऐसे अपन बात करते हैं कि सीधी सी बात है बेटा कि जो कोशिका के अंदर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो कोशिका के अंदर अंगक होते हैं, कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर जो अंगक होते हैं, उन कोशिका के जो अंगक होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो भी इन ऑर्गेनेलिज का जो संगठन है, रासायनिक संगठन, उस रासायनिक संगठन में जो अणु हैं उनकी पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, पारस्परिक क्रिया का परिणाम। और बेटा ऐसे संगठन के स्तर पे जटिलता बढ़ती है। तो जटिलता बढ़ने का कारण क्या है? जटिलता बढ़ने का कारण है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन से यानी पारस्परिक क्रिया। जैसे आप इकोलॉजी में भी पढ़ते हो कि जीव जिस वातावरण में रहता है वहां पर जो अन्य जीव उनके साथ भी इंट्रैक्शन करता है, और भौतिक पर्यावरण के साथ भी, वातावरणीय कारक टेम्परेचर इनके साथ भी क्या करता है, इंट्रैक्शन करता है। तो इंट्रैक्शन जो संगठन के स्तर पर जो जटिलता बढ़ती है वो किसके कारण है? ड्यू टू इंट्रैक्शन। ड्यू टू इंट्रैक्शन। यस और नो, ये ड्यू टू इंट्रैक्शन ही है। बात को समझे। इसलिए फिर बेटा जी देखो अपन क्या कहते हैं कि नेक्स्ट वहां पर लाइन आपको लिख रखी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए अपन कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप समझने की जो कोई भी कोशिका है या सजीव है तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मीन होता है स्व प्रतिकृति करने की उसमें क्षमता होती है। समझ रहे हो ना। जैसे एक सिंपल कोशिका है, कोशिका के अंदर जो डीएनए एस प्रोसेस अपने आप रेप्लिकेट होता है तो सेल्फ रेप्लिकेशन होता है। अगर मान लो एक सिंपल सेल है, अमीबा सेल है, उसको द्विभाजन करना है तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, समझ रहे हो, और दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी। बात को समझे। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग के बाद आप स्व प्रतिकृति के बाद आप जानते हो स्व उद्भव यानी इवोल्विंग। इवोल्विंग का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग इवोल्यूशन, उद्विकास में वो सहायक होते हैं। अकॉर्डिंग इवोल्यूशन उद्विकास करने की उनमें क्षमता होती है। और एक इंटरेक्टिव सिस्टम है,
ये क्या है बेटा, अपना बॉडी क्या है, इंटरेक्टिव सिस्टम, इंटरेक्टिव सिस्टम है। बात को समझे? तो आप समझे कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, और आपको लिख रखा है इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव सिस्टम, यानी अन्योन्य क्रियाशील, कि जैसे सेल्स से टिश्यू बने तो सेल्स के गठकों में इंटरेक्शन हुई, सेल के अंदर जो कंपोनेंट है ऑर्गेनेलिज्म उनमें आपस में इंटरेक्शन हुई, टिश्यूज में इंटरेक्शन, ऑर्गन सिस्टम। बात को समझे? तो सारा खेल किसका है, इंटरेक्शन का है। आप समझ रहे? अब देखो बेटा, अगली बात अपन कहते हैं कि जो वर्तमान में जितने भी सजीव हैं, और चाहे वो भूतकाल में सजीव थे और चाहे आगे भविष्य में होंगे, क्लियर? तो सभी जीवधारी, जो आप समझ रहे हैं कि सभी जीवधारी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना, वो आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। किस वे में जुड़े होते हैं? शेयरिंग ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल, शेयरिंग ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है बेटा कि पीढ़ी दर पीढ़ी सजीव जो जन्म होता है आगे से आगे बढ़ते हैं तो एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, है ना, शेयरिंग ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल। लेकिन वेरिंग डिग्री, हाँ वेरिएशन जरूर आती है, विभिन्नताएं आती है, लेकिन आप जानते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है बेटा कि मुख्य अनुवांशिकता डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगा उपापचय का। ये डीएनए आपने पढ़ा होगा सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से एमआरएनए अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन अनुवादन, है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन। बोलो सेंट्रल डोग्मा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस। तो ये जो अपना सारा घटक हो चुके हैं बेटा, और ये अपना जो फर्स्ट चैप्टर में जो व्हाट इज लिविंग, और ये पूरा बायो से कनेक्ट होता है, व्हाट इज लिविंग एक टॉपिक हो गया। तो इसको वापस से आप वीडियो को पॉज करें, पूरे एनसीईआरटी वर्ड रीडिंग लगाएं। तो देखो बेटा, अपन डायवर्सिटी लिविंग वर्ड पढ़ने से पहले अपन ने पूरा लिविंग के सारे कैरेक्टर्स पढ़े, तो कुछ 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे डायवर्सिटी लिविंग वर्ड। तो ध्यान दें, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सभी सजीवों का लक्षण नहीं है ना भाई? अपन कहें कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखे बेटा, निम्न में से कौन सा एक सभी सजीवों का लक्षण नहीं है? आप समझ पा रहे ना? जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विच इज नॉट ए फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो निम्न में से कौन सा एक सभी सजीवों का लक्षण नहीं है? तो भाई उपापचय, उपापचय सभी सजीवों का है, सजीव हो तो उपापचय है, और बिना किसी अपवाद के सभी सजीवों का लक्षण होता है उपापचय, क्योंकि सजीव है तो कोशिका और कोशिका के अंदर उपापचय है। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी का लक्षण होता ही है, यस और नो। फिर स्वचेतना, तो आप समझ रहे हैं कि ये भी सभी का लक्षण है, ये भी सभी का लक्षण है, लेकिन ये नहीं है, स्वचेतना नहीं है, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस स्वचेतना केवल मनुष्य का लक्षण है। किसका लक्षण है बताओ? केवल पृथ्वी पर मनुष्य का। हाँ, सभी सजीवों में, इस पृथ्वी के सभी सजीवों में जो भी सजीव है उसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है, लेकिन स्वचेतना ओनली किसका लक्षण है? मनुष्य का। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? थर्ड हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि स्वचेतना केवल पृथ्वी पर मनुष्य का लक्षण है। क्लियर? फिर अपना है, उपापचय क्रियाएं सम्मिलित करती है। उपापचय में क्या क्या सम्मिलित है? क्या केवल जैव अणुओं का संश्लेषण, सिंथेसाइज ऑफ बायोमोलिक्यूल ओनली, केवल सिंथेसाइज, केवल जैव अणुओं का विघटन, ब्रेकडाउन, ओनली ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल है, सजीव के चारों तरफ के सभी भौतिक परिवर्तन, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओनली ये नहीं होगा, मतलब केवल वर्ड लग गया ना, इसलिए यहाँ भी केवल लग गया। लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जो सजीव के अंदर संपन्न होती है, हाँ, किसी भी सजीव शरीर में कोशिका के अंदर संपन्न हो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग, चाहे वो सिंथेसाइज्ड हो, चाहे ब्रेकडाउन हो, और भी एंजाइमेटिक अगर कोई रिएक्शन हो, तो आप समझ रहे हैं कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग या सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जो सजीव के अंदर संपन्न होती है वो उपापचय है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4। क्लियर? ऐसे देखो, निर्जीवों की वृद्धि प्रदर्शन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आपने कहा ना बेटा कि निर्जीव केवल बाह्य सतह पर पदार्थ जमाव से दर्शा सकते हैं वृद्धि। भाई जो इंट्रिंजिक है सजीव तो ओनली इंट्रिंजिक करेगा, एक्सट्रिंजिक और रिवर्सिबल वाला बात कर सकते हैं। जैसे पर्वतों की चोटी है तो बर्फ, आइस कैप, टोपी, बर्फ की टोपी बन गई, अब अगर टेम्परेचर बढ़ा तो पिघल के वापस हो जाएगी। तो आप समझे कि वृद्धि बाहर की तरफ से पाई जाती है, सही बात है, आउटर सरफेस, आउटर साइड से पाई जाती है। वृद्धि उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, सही है, यस। वृद्धि अंतर्निहित है, इंट्रिंजिक है, गलत बात, इंट्रिंजिक नहीं है। निर्जीवों की जो वृद्धि हो एक्सट्रिंजिक है,
एक्सट्रिंजिक है, इंट्रिंजिक नहीं है। यस, तो आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया। क्लियर, आंसर थर्ड हो गया। लेकिन चौथा भी पढ़ लेते हैं। वर्दी बाइस पदार्थों का जमाव, हाँ आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेशन से तो होती है वर्दी। क्लियर, ऐसे बेटा और क्वेश्चन आए जैसे निम्न में से सजीवों का निम्न में से कौन सा सजीवों का परिभाषिक लक्षण है? वर्दी, जनन हो, उपापचय हो, है और अदर कोई भी अपन बात रहे कि ध्वनि बनाने की सामर्थ्य, तो आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा उपापचय। क्या? उपापचय। उपापचय ऑप्शन नहीं हो तो फिर चेतना पे जाना है, कोशिका संगठन या किस पे जाना है? चेतना पे जाना है। और अपवादों वाला पूछ लिया जाए तो आप समझ रहे कि क्या? जनन। ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाकर वहां से पढ़े, अच्छी गाइड करें, बात को समझे। क्लियर, अब अपन बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। तो देखिए बेटा जी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, सजीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। तो ये अपन सजीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपन एक टर्म लेते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो देखो बेटा कि बायोडाइवर्सिटी यानी सजीवों की विविधता। तो ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। बायोस, जो बायो का वर्ड है, बायोस मतलब लाइफ, जीवन। बायोस मीन लाइफ, जीवन। डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म्स, वेरियस लाइफ फॉर्म्स, विभिन्न प्रारूप, जीवन के प्रारूप। तो बायो डाइवर्सिटी। क्लियर, यानी बेटा जैव विविधता इस पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवन प्रारूपों और उनकी संख्या को प्रदर्शित करती है। क्लियर, विभिन्न जीवन प्रारूप जो इस पृथ्वी के ऊपर आवासित हैं, उनके विभिन्न प्रारूप तथा उनकी संख्या को प्रदर्शित करता है बायोडाइवर्सिटी। यस और नो? क्लियर, यानी बेटा डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एनिमल, यानी आप जानते हो कि विभिन्न जीवन प्रारूप, जैसे पादप। अब पादपों में आप समझ सकते हैं कि शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और जिम्नो एंजियो में भी आप जानते हो हर्ब, शाख, है ना, अंडर सर्ब, अर्ध सूप, फिर सर्ब, झाड़ी, वृक्षों भी कई प्रकार। क्लियर, और एनिमल्स में आप समझ सकते हो कि जैसे नॉन कोऑर्डेट है, कोऑर्डेट हैं, यानी इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट हैं। और आप जानते हो वर्टिब्रेट में पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया। तो तरह तरह के विभिन्न जीवन प्रारूप, यही आपका क्या है? बायोडाइवर्सिटी। और अगर आप पर्टिकुलर हैबिटेट टू हैबिटेट, अगर नए नए आवासों में आप जाते हैं तो इनके प्रारूप और इनकी संख्या वेरी करती है, बदलती है। आप भी जानते हैं बात। क्लियर बेटा, और आप समझ पा रहे हैं कि अभी पुराने और नए आवासों में नई जातियों की खोज भी की जा रही है ना। तो आप समझ रहे हैं तो कितनी जातियां पृथ्वी पर खोज जा चुकी है। तो एक संस्था होती है IUCN, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, IUCN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी ये पूरी विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण संस्था है जो पूरी विश्व की जैव विविधता को संरक्षण में योगदान देती है। इकोलॉजी में भी आएगी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो नॉर्मल इन्फॉर्म आपको पता है बेटा, इस IUCN के अनुसार, ये जो बेटा IUCN है, इस IUCN के अनुसार, इसके अनुसार पृथ्वी पर वर्तमान में 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख, 1.7 से 1.8 मिलियन प्रकार के सजीव ज्ञात हैं और जो वर्णित भी हो चुके हैं। मतलब डिस्कवर्ड भी हो गए और डिस्क्राइब्ड भी हो गए, उनका नोमेनक्लेचर भी हो गया, पूरा वर्णित हो चुका, उनका वर्गीकरण हो चुका है। तो इस पृथ्वी पर वर्तमान में 1.7 से 1.8 मिलियन प्रकार के 17 से 18 लाख प्रकार के सजीव ज्ञात हैं जो वर्णित हो चुके हैं, डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। बात को समझे, पूरा लेखा जोखा उनका हो चुका है बेटा। फिर आप ध्यान दे, देखो अभी पृथ्वी पर कई लाखों पादप जंतुओं और कवकों की जातियों खोजना शेष है। अभी तो पृथ्वी पर बहुत सारी जातियों खोजना शेष है। वो एक साइंटिस्ट रॉबर्ट है, वो तो कह रहा है 7 मिलियन, और कुछ तो कह रहे हैं 10 मिलियन प्रकार के हो सकते हैं। 10 मिलियन का मतलब हो गया 16 करोड़, है ना, 10 मिलियन 1 करोड़ हो गया। 10 मिलियन प्रकार के सजीव पृथ्वी पर हो सकते हैं। और बेटा जी वो लगातार खोजने का प्रयास किया जा रहा है। पुराने जो ज्ञात आवास है, पुराने आवासों से भी कुछ ऐसे नए नए आवास भी खोजे जा रहे हैं। तो लगातार जो वैज्ञानिक, जैव वैज्ञानिक इस पर लगे हुए हैं। आप समझ पा रहे बेटा, इन 1.7 से 1.8 मिलियन जो 17 से 18 लाख है वर्णित हो चुके हैं, खोजे जा चुकी हैं जातियां और वर्णित भी हो चुकी हैं। उनमें से 1 से 1.2 मिलियन, इन 10 से 12 लाख तो जंतु जातियां हैं। 10 से 12 लाख तो बेटा क्या है? जंतु जातियां हैं। और बाकी आप जानते हो 0.5 टू 0.7, 5 से 7 लाख पादप जातियां हैं।
और आप जानते हो सर्वाधिक जंतुओं में सर्वाधिक विविधता कीटों की है, सर्वाधिक विविधता कीटों में है, इंसेक्ट्स में, क्योंकि इनवर्टिब्रेट में पूरे एनिमल में सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा और उसमें सबसे बड़ा वर्ग है इंसेक्टा, तो कीटों की है। कुल जंतुओं में 70% से अधिक क्या है, कीट हैं, अधिक इंसेक्ट है, 70% अधिक इंसेक्ट हैं। बेटा आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक 10 जंतुओं में से, आपको मैं बता दूं, प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 कीट हैं। बात को समझे। उसके बाद इंसेक्ट के अलावा जो अदर क्रस्टेशिया रह जाता है आर्थ्रोपोडा में, दूसरा बड़ा संघ मोलास्क है। बात को समझे नहीं समझे ऐसे। और कशेरुकियों में मछलियां सबसे ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल पूरे कशेरुकी में सब में कीट सबसे ज्यादा है, यानी टोटल एनिमल का 70% है। प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 क्या है, कीट है। क्लियर। और अपन पादपों को बात करें, फंजाई को यहाँ इंक्लूड करें, हालांकि 5 एकदम फंजाई को अलग कर देंगे पादपों से, तो पादपों में अगर इंक्लूड करते तो फंजाई में सर्वाधिक, कवकों में सर्वाधिक विविधता है, लेकिन उच्च पादपों में सबसे ज्यादा आवर्तबीजियों में। किसमें बेटा, आवर्तबीजियों में। बात को समझे। तो ये सारी बात आपकी बात सामने आई। अब अपन बात करते हैं बेटा, अभी तो पृथ्वी पर और सारी जातियों की खोजना क्या है, शेष है। बात को समझे। क्लियर। और तरह तरह के आवासों में, स्थलीय आवासों में, जलीय आवासों में, गहरे तापीय क्षेत्रों में, मतलब तरह तरह के आवासों में जो टाइप्स हैं वो खोजने का प्रयास किया जा रहा है। बात को आप समझे। तो बेटा देखो कि ये एक नॉर्मल जानकारी थी। अब आप समझ सकते हो कि जो डाइवर्सिटी का मीन ही होता है कि वेरियस फॉर्म, तरह तरह के रूप, डाइवर्सिटी है ना, यानी विभिन्नता। भाई समझे। अब अपन उसको अपन बात करें कि जो ब्रांच बनाते हैं अपन बॉटनी की, या फिर अपन यहाँ बायो में आगे ब्रांच, उसको अपन वर्णित किसमें, टैक्सोनॉमी एक टर्म अपन लेते हैं, साइंटिफिक टर्म अपन लेते हैं टैक्सोनॉमी। क्लियर। तो अब अपन किसकी ओर जाएंगे, टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी प्लांट डाइवर्सिटी का जो फॉर्म है ना बेटा, टैक्सोनॉमी। यस। तो इसके ऊपर अपन जाएंगे। क्लियर है बेटा। तो देखो अपन आगे स्टडी करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं, नॉर्मल इंफॉर्मेशंस हैं, तो आप इनमें से कोई इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लें, और इसको वो तो वैसे ही आपको याद हो गया होगा। यस। क्लियर। तो बेटा देखो टैक्सोनॉमी वर्गीकी। तो आप समझ पा रहे हैं कि टैक्सोनॉमी जो वर्गीकी है। क्लियर। और डाइवर्सिटी का जो मीन है, डाइवर्स फॉर्म था, तो उसको अपन और टेक्निकली अपन यूज करते हैं टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। तो टैक्सिस और नॉमी, तो बेटा ऑर्डरली अरेंजमेंट और नोमेनक्लेचर, कि सजीवों को उनके लक्षणों के आधार पर क्रमबद्ध जचाना, और नोमेनक्लेचर। टैक्सिस ऑर्डरली अरेंजमेंट, नोमी यानी क्या, नोमेनक्लेचर। तो बेटा देखो टर्म टैक्सोनॉमी एपी डी कैंडोले ने, क्लियर बेटा, एपी डी कैंडोले ने ये प्रोवाइड की टैक्सोनॉमी टर्म। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है बेटा, फादर वर्गीकी पितामह है कैरोलस लीनियस, कार्ल वॉन लिने, यानी वर्गीकी के पितामह कौन है, कैरोलस लीनियस। यस बेटा। क्लियर। आप जानते हो कैरोलस लीनियस ने बहुत सारा काम किया है। द्विनाम पद्धति के संस्थापक भी कैरोलस लीनियस हैं। आगे दो जगत अवधारणा, कृत्रिम वर्गीकरण, कई बातें सामने आपके आएगी। क्लियर। तो वर्गीकी पितामह है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है बेटा, कैरोलस लीनियस। यस। फिर देखो बेटा क्या है टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचान, नोमेनक्लेचर, नामकरण, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। यानी बेटा वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है, वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के सभी जीवित जो जीवधारी हैं, उन सभी जीवित जीवधारियों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन है। यानी सीधी बात करें तो वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के सजीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। किसका, आइडेंटिफिकेशन, सजीव पहचान, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। क्लियर। तो ये अध्ययन किया जाता है बेटा, वो क्या है, वर्गीकी। यानी कोई पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर ये भौगोलिक से एरिया है। क्लियर। अब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी आपके बेटा सजीव जीवधारी। क्लियर, सजीव जीवधारी। अब आप समझ सकते हैं कि भाई प्रोकैरियोट बाद जो यूकैरियोट होते हैं, जैसे अपने बात बेटा कि कोशिकीय, शैवाल,
वो पादपों में आते हैं, बाकी जंतु है या कवक, लेकिन अपन दो श्रेणी लेते हैं, पादप और जंतु। तो एक निश्चित क्षेत्र, ये कोई एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र है, पार्टिकुलर या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, इसमें जो जितने भी पादप और जंतुओं के प्रारूप हैं तो उसके लिए टैक्सोनॉमी है। अगर आप प्लांट के रेफरेंस में जाएंगे तो प्लांट टैक्सोनॉमी हो जाएगी, प्लांट टैक्सोनॉमी, क्लियर, प्लांट टैक्सोनॉमी। तो पादपों के विभिन्न प्रारूप का अध्ययन कर लेंगे। और अगर आप एनिमल के फेवर में जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, एनिमल टैक्सोनॉमी, एनिमल टैक्सोनॉमी, यस और नो। तो ये आप समझ रहे हैं बेटा कि पर्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, प्लांट टैक्सोनॉमी और क्या, एनिमल टैक्सोनॉमी। बात को समझ पा रहे हैं। अब आप ध्यान दो, देखो बेटा, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के आधार। तो टैक्सोनॉमी के बेसिस क्या हैं। अब अपन बात करेंगे कि अपन टॉपिक पढ़ेंगे बॉटनी, क्लियर, और बॉटनी में अपन प्लांट टैक्सोनॉमी है ना, और जो एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 3 चैप्टर प्लांट टैक्सोनॉमी के, चौथा चैप्टर एनिमल का क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी, एनिमल टैक्सोनॉमी। बात को समझे, वो जूलॉजी का टॉपिक है, यस। अब बेटा देखो, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के आधार, यानी टैक्सोनॉमी के बेसिस क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ सकते हो आइडेंटिफिकेशन, सजियों की पहचान, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि जिसमें अपन जनरल कैरेक्टर का सामान्य, सजियों के जो सामान्य लक्षण हैं, सजियों के जो सामान्य लक्षण है, जनरल कैरेक्टर है, उनका अध्ययन करते हैं, उसके बेसिस उनको पहचान करते हैं कि पादप है, जंतु है, जो कवक है, क्या है। तो सजियों की क्या करते हैं, पहचान, यस। दूसरा आपका बेटा नोमेनक्लेचर, नामकरण, कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक नियमों और मानकों के अनुसार नाम देना। किसी भी सजीव को आप जानते हो कि ऐसे तो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है लोकल नेम, तो अपने इंडिया में किसी को अपन और नाम से पुकार सकते हैं, अदर कंट्री में अपन जाए, यूएसए में जाए और अदर कंट्री में जाए तो वहाँ और उसका अलग नाम हो सकता है। तो जो मान्य नियम है और जो जितने भी स्वीकृत एग्रीड प्रिंस, स्वीकृत सिद्धांत हैं पूरी विश्व के वैज्ञानिकों के द्वारा, जैव वैज्ञानिकों के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक नियमों और उन मानकों का प्रयोग करते हुए उसको नाम देना, उसको साइंटिफिक नाम देना, वैज्ञानिक नाम देना। तो ये आपका होगा नोमेनक्लेचर। इसके बाद आप बात करते हो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो बेटा वर्गीकरण की बात करें तो आप जानते हो कि समानता और असमानताओं के आधार पर ग्रुपिंग करना। भाई आप समझ रहे हैं, कोई भी एक ग्रुप है, मान लो कि लॉयन है तो मेल फीमेल लॉयन है, तो उसकी टाइगर से समानताएं क्या और असमानताएं क्या है, क्लियर। और फिर अपन बात करें कि जैसे टाइगर लॉयन की मनुष्य से, या अपन बात करें कि डॉग कुत्तों से, उनसे क्या समानता असमानताएं। तो समानताओं असमानताओं के आधार पर विभिन्न लक्षणों को लेकर ग्रुपिंग करना, है ना, मतलब समूहीकरण करना, वो क्या कहलाता है बेटा, वर्गीकरण। और यहाँ लिविंग का करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो आपका आ जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लियर बात है, बात समझ पा रहे हैं। तो ये सारा बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के आधार क्या हैं। तो वर्गीकी के 3 मूलभूत आधार हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों की पहचान, क्लियर, जो उनके सामान्य लक्षणों के बेसिस पे आप सजीवों की पहचान करेंगे, यस। उसके बाद बेटा क्या है, नोमेनक्लेचर, नामकरण, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक नियमों, मानकों और जो स्वीकृत सिद्धांत हैं उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको नाम देना, वैज्ञानिक नाम देना, ये नामकरण की बात हो गई। और उसके बाद के क्लासिफिकेशन, क्लियर। तो ये बेटा वर्गीकी के आधार हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्ट, जो वर्गीकी का सबसे मुख्य उद्देश्य है वो क्या है बेटा, सजीवों की पहचान। वर्गीकी का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो क्या, सजीवों की पहचान। बात को समझे, क्लियर। और उसके आप समझ रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, तो ये बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी वर्गीकी के आधार हैं, क्लियर। अब अपन कुछ टर्म्स के अपन स्टडी करेंगे, क्लियर, जो कुछ टर्म्स थी जो किसने दी और कुछ टर्म्स की अपन स्टडी करेंगे। और फिर अपन सबसे पहले अपन बात करें कि नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, और उसके बाद अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, क्लियर। अब नोमेनक्लेचर के बाद अपन वर्गीकी की श्रेणियां वो पढ़ लेंगे, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, क्लियर। और उसके अकॉर्डिंग अपन फिर जो डिफरेंट विभिन्न जो वर्ग है उनका अपन अध्ययन करेंगे। बात को समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप देखो बेटा कि जैसे अपन और कुछ टर्म्स लेते हैं जो आपको यहाँ पर दे रखी है।
तो देखो बेटा कि जो वर्गीकी का सबसे प्राथमिक मूल उद्देश्य वो सजियों की पहचान है। अब देखो यहाँ एक टर्म आती है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स क्लियर, सिस्टेमैटिक एक आप टर्म पढ़ते हैं क्लियर। तो क्या है सिस्टेमैटिक? यस बेटा, तो जो सिस्टेमैटिक टर्म है, सिस्टेमैटिक टर्म सबसे पहले किसने दी? तो आप समझ सकते हैं कि टर्म जो है सिस्टेमैटिक किसने दी? लीनियस ने दी, कैरोलस लीनियस ने दी क्लियर। ये क्या है बेटा? सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ओनली ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यस, यानी सजियों का क्रमबद्ध विवरण या क्रमबद्ध रूप से उनको अपन बात करें व्यवस्थित करना कि जब वर्गीकरण केवल किस पर आधारित हो? केवल और केवल आकार के लक्षणों पर आधारित हो क्लियर। तो वो आप समझिए कि पहली बात तो ये जो सिस्टेमैटिक जो शब्द है, सिस्टेमैटिक जो टर्म है, इसकी उत्पत्ति बेटा जी ध्यान से सुनना कि सिस्टेमैटिक टर्म की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द सिस्टेमा से हुई। सिस्टेमा, तो आप जान रहे हैं कि सिस्टेमैटिक टर्म लीनियस ने दी, और सिस्टेमैटिक में जो टर्म सिस्टेमैटिक है इसकी उत्पत्ति एक लैटिन शब्द सिस्टेमा से हुई। लैटिन शब्द किससे हुई बेटा? सिस्टेमा से। बात को समझ पा रहे हैं? तो आप समझ पा रहे हैं कि सिस्टेमा से हुई। इस सिस्टेमा का मीन क्या होता है कि सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, व्हेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किसके बेसिस पे? बाह्य आकार की। जानते हो ना मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल यानी बाह्य आकार की सजीव की। बात को समझे नहीं समझे? तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि यहाँ पर अपन सिस्टेमेटिक की बात करेंगे कि सजियों का क्रमबद्ध अध्ययन जब वर्गीकरण केवल आकार की लक्षणों पर आधारित हो, मतलब सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण, सजियों का क्रमबद्ध व्यवस्थित सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट जब वर्गीकरण केवल आकार के लक्षणों पर आधारित हो, जब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब बेटा आप समझ पा रहे हैं कि भाई मॉर्फोलॉजी क्या? मॉर्फोलॉजी का मीन होता है बेटा बाह्य लक्षण, एक्सटर्नल कैरेक्टर। केवल क्या? एक्सटर्नल कैरेक्टर। यस, तो शुरू में आप पता है कि जब शुरू में वर्गीकरण आया तो वैज्ञानिकों ने केवल सजीवों के आकार के लक्षणों को ध्यान में रखा था, और केवल आकार के लक्षणों को ध्यान में रखकर ही उनको विभिन्न वर्गों में से संबंधित किया था, और फिर उनका एक क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण किया था। तो ये सारा किसके अंदर आया था बताओ? सिस्टेमैटिक्स में। किसमें आया था बताओ? सिस्टेमैटिक्स में आया था। यस, इसके बाद देखो बेटा अपन अगली टर्म पढ़ते हैं, तो वो जो अगली टर्म अपनी आती है वो है न्यू सिस्टेमैटिक। अगली टर्म क्या है बताओ बेटा? न्यू सिस्टेमैटिक। तो न्यू सिस्टेमैटिक क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यू सिस्टेमैटिक क्या है। न्यू सिस्टेमैटिक्स, ये इसको अपन बोलते हैं बायो सिस्टेमैटिक्स। तो देखो आगे जाकर आपके सामने क्लियर हो जाएगा न्यू सिस्टेमैटिक या बायो सिस्टेमैटिक, यस और नो। तो आप समझ सकते हैं कि न्यू सिस्टेमैटिक या जो बायो सिस्टेमैटिक है, ये जो टर्म है ये किसने दी थी? जूलियन हक्सले ने। किसने दी थी बताओ? जूलियन हक्सले ने दी थी। तो बेटा न्यू सिस्टेमैटिक या जो बायो सिस्टेमैटिक टर्म है वो किसने प्रोवाइड की थी? जूलियन हक्सले ने दी थी। बात को समझ रहे हैं आप? जूलियन हक्सले ने। अच्छा मेरी बात सुने बेटा कि इसमें क्या किया गया कि इसमें केवल आकार की नहीं, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या बताओ? मॉर्फोलॉजी आकार की यानी क्या? सजीव के क्या? एक्सटर्नल कैरेक्टर। सजीव के एक्सटर्नल कैरेक्टर बोले तो बेटा क्या? सजीव के बाह्य लक्षण। सजीव के क्या? बाह्य लक्षण। क्लियर? तो मॉर्फोलॉजिकल,
इसके बाद में अपन बात बेटा की एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल तो एनाटॉमिकल यानी शारीरिकी। शारीरिकी तो बोले तो क्या बेटा, इंटरनल कैरेक्टर। इंटरनल कैरेक्टर यानी बेटा सजीव के जो आंतरिक लक्षण है। तो इसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर को भी यानी जो बाह्य लक्षण है और इंटरनल कैरेक्टर जो आंतरिक लक्षण है। क्लियर। तो मॉर्फोलॉजिकल है, एनाटॉमिकल है। क्लियर। और आप समझ पा रहे हैं कि बाह्य आकार की मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल आंतरिक शारीरिकी, और आप जानते हैं कि जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक लक्षणों, और साथ साथ में उद्विकासीय जो जैविकासीय हैं, इवोल्यूशन कैरेक्टर हैं, जैविकासीय मतलब उद्विकासीय लक्षणों को भी साथ में ध्यान में रखा गया। तो वो आपका क्या होगा, न्यू सिस्टमेटिक। और ये सबसे बेस्ट होगा भी, जैसे आगे जाकर अपन वर्गीकरण में पढ़ेंगे कि जैसे कृत्रिम वर्गीकरण केवल आकार की पर, फिर प्राकृतिक, फिर जातिवर्ती। प्राकृतिक जातिवर्ती मतलब क्रमबद्ध बिल्कुल उत्पत्ति के अकॉर्डिंग जैविकासीय सारा समग्र अवलोकन अगर अपन करेंगे तो बेटा वो किसमें आएगा, न्यू सिस्टमेटिक या बायोसिस्टमेटिक। न्यू सिस्टमेटिक या बायोसिस्टमेटिक, ये इसको अपन वर्ड दे सकते हैं कि वो जो अपन बात केवल आकार की पर अपन ने अध्ययन किया था वो था क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी यानी परंपरागत जो पुरानी टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। और ये जो न्यू सिस्टमेटिक है जिसमें बाह्य आकार की एक्सटर्नल कैरेक्टर, बाह्य लक्षण, बाह्य आकार की एनाटॉमिकल, शारीरिकी, आंतरिक लक्षण, आनुवांशिकी और जैविकासीय संबंध, सारे जैविकासीय संबंध है ना, उन सब का ध्यान रखें। तो ये होगी न्यू सिस्टमेटिक, बायोसिस्टमेटिक है, इसको अपन बोलेंगे मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे बताओ, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे बेटा जी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब आप समझ सकते हो कि वर्गीकी का जो सबसे मूलभूत है या जो फर्स्ट एक्ट है, वर्गीकी का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह सजीवों की पहचान। तो अपन जनरल कैरेक्टर जो सामान्य लक्षण है उसके बेसिस पे अपन कोशिश करें पहचान। फिर आप कहते हो कि भी चलो पहचान आपको हो जाए तो पूरे वर्ल्ड में उसको किसी एक वैज्ञानिक नाम से उसको पहचाना जाए, यानी उसको एक मान्यकृत नियमों के अनुसार बेटा अपन एक वैज्ञानिक नाम प्रोवाइड करेंगे, तो नोमेनक्लेचर। क्लियर। अब नोमेनक्लेचर ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। उसके बाद आप समझ पा रहे हो कि भी चलो क्लासिफिकेशन, तो सजीवों को उनके समानता और असमानता ग्रुपिंग करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अपन यहाँ पर नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, नोमेनक्लेचर के नियम पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो भी वर्गी की श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं, वर्गी की पदानुक्रम है, और जो फर्स्ट चैप्टर की सारी बातें, उसके बाद अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे। क्लियर। और फिर जगत अवधारणा जो आप जानती हो, जगत अवधारणाएं अपन बात करेंगे 2 जगत 5 जगत के अकॉर्डिंग, फिर अपन मोनेरा जगत ये सब चीजें अपन स्टडी करेंगे। क्लियर। तो ये टर्म आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो सिस्टमेटिक होती है वो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है ना, ओल्ड टैक्सोनॉमी, और जो न्यू सिस्टमेटिक होती है, बायोसिस्टमेटिक होती है, वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है। क्या है बताओ बेटा, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। बात को समझ रहे हो आप? क्लियर है? ये सारे टर्म क्लियर हो गए आपके? क्लियर। इसके अलावा देखो बेटा कुछ अदर टर्म्स आपके, जैसे साइटोटैक्सोनॉमी, कोशिकीय वर्गीकी, साइटोटैक्सोनॉमी। तो जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है, कोशिकीय सूचनाओं से, जैसे कि गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, और बेटा व्यवहार, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम। क्लियर। या जो जीन की व्यवस्था होती है, तो उन सारी सूचनाएं से रिलेटेड हो तो होती है साइटोटैक्सोनॉमी, कोशिकीय वर्गीकी। ऐसे अपन बात करते हैं बेटा कीमोटैक्सोनॉमी यानी जो पादप का रासायनिक संगठन है। कोई भी सजीव है तो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सेल है तो सेल में आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं, या पादप की संरचना में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं। क्लियर। पादप फाइटो हार्मोन्स हैं। यस। तो वो आप जानते हो कि रासायनिक उसका जो संगठन है केमिकल कॉन्स्टिट्यूट के बेसिस पे आपकी तो होती है कीमोटैक्सोनॉमी। क्लियर। और एक अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसमें अपन बात करें कि जो जितने भी आंकड़े होते हैं उनको अपन कंप्यूटरीकृत रूप में अपन करें तो वो आपकी होती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यस। ये कुछ बातें थी जिसमें इंपॉर्टेंट है कि सिस्टमेटिक जो पुरानी परंपरागत टैक्सोनॉमी थी, केवल आकार के लक्षण, और न्यू सिस्टमेटिक, बायोसिस्टमेटिक जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, वहाँ आकार की, शारीरिकी,
और जो भी पारिस्थितिक इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, और साथ में इवोल्यूशन उद्विकासीय लक्षणों को ध्यान में रखा गया। सबसे बेस्ट है उद्विकासीय लक्षण, तो वो अपन वर्गीकरण में जाकर क्लियर भी करेंगे, यस और नो। तो अब अपन अब अपना अगला टॉपिक लेते हैं नोमेनक्लेचर। हाँ तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर नामकरण, आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई विश्वव्यापी वैज्ञानिक नियमों के आधार पर किसी भी सजीव को वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम जो भी प्रदान करना, यानी बेटा जी जो भी बायोलॉजिस्ट हैं पूरे विश्व के अंदर, जो जीव वैज्ञानिक हैं, उनके जो एग्रीड प्रिंसिपल यानी जो स्वीकृत सिद्धांत हैं, मान्य सिद्धांतों के बेसिस पे पूरे विश्व में किसी भी सजीव को एक ही नाम देना, जैविक नाम देना या वैज्ञानिक नाम देना, क्या कहलाता है? नामकरण। नामकरण का मीन क्या हो गया बेटा? यानी किसी भी सजीव को आप समझो बेटा, किसी भी सजीव को वैज्ञानिक या जैविक नाम प्रदान करना नामकरण कहलाता है। नामकरण कहलाता है। क्लियर बेटा? यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में, वैज्ञानिक भाषा में, पूरे विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके एग्रीड प्रिंसिपल के बेसिस पे, उनके स्वीकृत सिद्धांतों के बेसिस पे पूरे विश्व में किसी भी सजीव को वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम प्रदान करना क्या कहलाता है बेटा? नामकरण कहलाता है। और आप समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम देने का जो तरीका सजेस्ट किया था, सुझाया था। क्लियर? तो बेटा आप समझ पा रहे हैं कि वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम जैविक नाम देने का तरीका सर्वप्रथम गैसफोर्ड बोहिन ने सुझाया। गैसफोर्ड बोहिन ने सजेस्ट किया था, गैसफोर्ड बोहिन ने सुझाया था। क्लियर? तो सर्वप्रथम सजीवों को साइंटिफिक नेम देने का जो तरीका था वो किसने सुझाया था? सजेस्ट किया था किसने? गैसफोर्ड बोहिन ने। लेकिन अपन कहते हैं कि एक्चुअल डिस्कवरी और स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर। क्लियर बेटा? तो आप समझ रहे हैं कि जब ये अपन कहते हैं कि भाई एक्चुअल डिस्कवरी और स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण की खोज तथा वास्तविक अध्ययन किसने किया? कैरोलस लीनियस ने किया। कैरोलस लीनियस ने किया। बात को समझे? तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि नामकरण की खोज तथा वास्तविक अध्ययन, एक्चुअल डिस्कवरी और स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर बाय गैसफोर्ड बोहिन ने दिया। बात को समझ पा रहे हैं? और बेटा आप वैज्ञानिक नाम और जैविक नाम देने का तरीका सुझाया किसने था? गैसफोर्ड बोहिन ने। और एक्चुअल डिस्कवरी और स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण की खोज तथा वास्तविक अध्ययन किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने किया था।
बात को समझ पा रहे हैं? अब बेटा जी आप ध्यान दें, और इन्होंने कौन सा नामकरण दिया था? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी ये किसके संस्थापक थे? द्विनाम पद्धति के संस्थापक थे। बेटा किसके संस्थापक थे? ये द्विनाम पद्धति के संस्थापक थे, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के फाउंडर थे, द्विनाम पद्धति के संस्थापक थे। हाँ तो बेटा जी अपन कह रहे थे कि एक्चुअल डिस्कवरी और स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण की खोज तथा वास्तविक अध्ययन किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। और बेटा जी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैरोलस लीनियस ने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। यानी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के संस्थापक कौन थे? कैरोलस लीनियस। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के संस्थापक थे कैरोलस लीनियस। क्लियर? अब बेटा जी अपन बात करें आपको कि कैरोलस लीनियस ने कई सारी बुक्स भी लिखी थी, लेकिन अब वो आउट ऑफ सिलेबस है। कैरोलस लीनियस ने 1751 में बुक लिखी, तो फिलोसोफिया बोटनिका। तो कैरोलस लीनियस ने 1751 में बुक लिखी थी, फिलोसोफिया बोटनिका। क्लियर? तो कैरोलस लीनियस ने अपनी इस बुक में जो द्विनाम पद्धति के सिद्धांत और नियम बताए थे, फिलोसोफिया बोटनिका में द्विनाम पद्धति के सिद्धांत और नियम, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर? नोमेनक्लेचर के रूल्स और प्रिंसिपल्स की स्टडी की थी किसमें? फिलोसोफिया बोटनिका में। यस। फिर बेटा देखो कैरोलस लीनियस ने 1753 में क्लियर उन्होंने एक बुक लिखी थी, स्पीसीज प्लांटेरम। तो स्पीसीज प्लांटेरम बुक लिखी थी, स्पीसीज प्लांटेरम ये बुक लिखी थी। बात समझे? प्लांटेरम, तो ये बुक लिखी थी बेटा। इसमें आप जानते हो लगभग 6000 यानी 5900 पादप जातियों के नामकरण प्रस्तुत किए थे। यस। उसके बाद बेटा बुक लिखी थी 1758 में सिस्टेमा नेचुरी। क्लियर? तो सिस्टेमा नेचुरी बुक लिखी थी, तो उसमें आपको पता है कि लगभग 4000 से 4200 मतलब जंतु जातियों के नामकरण दिए थे। तो ये काम कैरोलस लीनियस ने किया, इसलिए आप समझ सकते हैं कि द्विनाम पद्धति के संस्थापक उनको माना जाता है। इसके बाद देखो बेटा 1930 में इंटरनेशनल जो भी अंतर्राष्ट्रीय विश्वव्यापी जो वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे, उनके जो एग्रीड मतलब जो मान्य और स्वीकृत नियमों के बेसिस में कुछ एडवांस कोड यहाँ पर आपको आए। तो सबसे पहले आपको पता है कि बेटा एक कोड आया था 1930 में आया था, ICBN। यस और नो? ICBN प्लांट और एनिमल के लिए। तो ICBN की फुल फॉर्म क्या थी बेटा जी? देखो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी पादपों के नामकरण के लिए आपका 1930 में ICBN आया, और ये 1961 में एक्सेप्टेड भी हो गया। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बेटा क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यस और नो? उसके बाद में देखो बेटा 2 कोड असाइन हुए थे प्लांट के लिए, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और एनिमल्स के लिए जो आया था ICZN। तो ICZN का जो फुल फॉर्म था इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यस और नो? तो बेटा जी आप समझ पा रहे हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बात को समझे? इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा, ये ICBN और ICZN 2 कोड थे आपके, ICBN एंड ICZN।
तो आप समझ पा रहे हैं कि इसमें जितने भी आप जानते हो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो भी पूरे विश्व के अंदर स्वीकृत और सहमति से जो वैज्ञानिक नाम दिए गए पादप और जंतुओं के, तो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद कुछ अन्य जंतुओं के लिए, बैक्टीरिया के लिए, अदर के लिए कुछ और भी कोड आए। उसमें आपका एक कोड था ICNB, यानी बेटा ICNB था इंटरनेशनल कोड ऑफ या इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, यस और नो। तो ये आपका कोड है ICNB। क्लियर बेटा। उसके बाद आप समझ सकते हो कि आपका जो कोड था नेक्स्ट वो था ICNCP, यस। तो जो ICNCP था, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। क्लियर। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। क्लियर। तो ये 5 कोड असाइन हुए थे, ICBN, ICZN, ICNB, ICNCP, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। फिर आपका एक था बेटा ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, जो वायरस नोमेनक्लेचर के था, है ना बेटा। यानी आप समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। तो आप समझ पा रहे हैं कि इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। तो ये वायरल नोमेनक्लेचर के लिए आपका कोड था ICVN। क्लियर बेटा। तो ये 5 कोड्स थे। अब अपन बात करेंगे कि कंप्लीटली अपन वर्ड लिखकर कि रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और अपन बात करें बेटा रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर और ICBN। यानी अपन यहाँ प्लांट्स के ज़्यादा रूल्स के अपन स्टडी करेंगे कि अपन प्लांट टैक्सोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, यस और नो। क्लियर। तो बिल्कुल लाइन टू लाइन आप बिल्कुल अच्छे से, यस। तो बेटा देखो रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर्स, है ना, रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर। यानी द्विनाम पद्धति के या द्विनाम नामकरण के नियम। क्लियर। और नामकरण के कुछ सार्वभौमिक नियम ICBN तथा ICZN के अंतर्गत फ्रेम है, जो द्विनाम पद्धति के जो सार्वभौमिक या विश्वव्यापी वैज्ञानिक सहमति से और मान्यकृत जो कुछ यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक नियम थे, वो जो कोड थे ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर तथा ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर अंतर्गत फ्रेम हुए वो। क्लियर। तो बेटा देखो कि ये रूल्स क्या थे। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सभी जैविक नाम यानी बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम, सभी जैविक नामों की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, है ना। दे ओरिजिनेट इन लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा से हुई, या फिर अन्य भाषाओं के लैटिनीकरण से, या फिर मान लो किसी अलग अलग जगह पर वैज्ञानिक, चाहे किसी भी अदर लैंग्वेज में, चाहे संस्कृत में हो, हिंदी में हो, या अदर किसी भी लैंग्वेज में अगर नामकरण दे दे तो उसका लैटिनाइजेशन हो गया। यस, लैटिनाइज्ड, यानी वो अदर लैंग्वेज से लैटिन में चेंज हो गई। क्यों भाई? क्योंकि देखो लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, मर्त भाषा है। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, मर्त भाषा है। इसमें सिंगल स्पेलिंग का मीनिंग सिंगल ही होता है। सिंगल स्पेलिंग का मीनिंग सिंगल ही होता है, यानी कि जैसे अपन इंग्लिश में कोई स्पेलिंग डालते हैं ना बेटा, तो कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल स्पेलिंग का मीनिंग एक ही होता है, इसलिए लैटिन को चयन किया। अब बेटा देखो सेकंड रूल था, द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीवधारी का वैज्ञानिक नाम, जैविक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो घटकों से या दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उस जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। जैसे अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं एक स्पीसीज का,
पोटैटो का, जिसका कॉमन नाम आलू है, क्लियर, तो उसका वंश सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो देखो बेटा कि जो सोलेनम है ये उसका जेनेरिक नेम है, ये उसका जेनेरिक नेम है, वंश नाम है, जेनेरिक नेम, वंश नाम है सोलेनम, है ना, सोलेनम वंश होता है ना सोलेनेसी कुल के अंदर। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि सोलेनम वंश है, जेनेरिक नेम है, और ट्यूबरोसम स्पेसिफिक एपिथेट, यानी उसका जातीय विशिष्ट नाम है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो कोई भी जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम कितने वर्ड से कंस्टिट्यूट, दो कंपोनेंट हैं, फर्स्ट इज जेनेरिक नेम, सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये एक स्पीसीज का नाम हो गया। बात को समझ रहे हैं? अब आप समझ रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि वंश में कई जातियां, संबंधित जातियों का समूह क्या होता है, वंश होता है, तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, और ये ट्यूबरोसम यानी बेसिक यानी एक इंडिविजुअल स्पीसीज, मतलब आप जानते हो कि जाति स्तर पर आप जानते हो कि जो जन्नात्मक पृथकृत ग्रुप है तो वो आपका स्पीसीज एपिथेट ट्यूबरोसम। यस बेटा। अब अगला नियम क्या कहता है कि जो ये जैविक नाम है या वैज्ञानिक नाम जो दो घटकों से, बायोलॉजिकल नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट और वर्ड, जो दो शब्दों घटकों से मिलकर बने हैं, जो प्रथम घटक है जेनेरिक नेम है। प्रथम घटक क्या है बेटा जी? जेनेरिक नेम। जो प्रथम घटक है जेनेरिक नेम है, तो जेनेरिक नेम का यानी वंश नाम को प्रदर्शित करता है, जेनेरिक प्रथम घटक जो वंश नाम को प्रदर्शित करता है वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इसका फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल लेटर है ना, बड़ा अक्षर है, कैपिटल लेटर है। जबकि अपन बात बेटा कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है, जाति विशेष्य है, यस, तो वो जाति विशेष्य स्पेसिफिक एपिथेट है ट्यूबरोसम, है ना। इसका फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट है ना, यानी ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और ये किससे स्टार्ट होता है बेटा? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। यस, तो ये तो देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल यानी बड़ा अक्षर, कैपिटल लेटर, और ये किससे स्टार्ट होता है बेटा जी? आप ध्यान दो, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर से। क्लियर? ये जेनेरिक नाम को प्रदर्शित करता है, ये स्पेसिफिक एपिथेट को प्रदर्शित करता है। क्लियर? ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर यानी कुछ लक्षणों का समूह को, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। क्लियर? इसके अलावा अपन बात करते हैं बेटा कि ये वैसे नाउन, क्योंकि नाउन है और उसकी विशेषता बताने वाला ये किसको है? एडजेक्टिव। ये नाउन और ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव। अब मेरी बात सुनो कि बेटा जो वैज्ञानिक नाम है, अगला नियम क्या है कि जो वैज्ञानिक नाम है वो तिरछे छपे होते हैं। यदि आप इनको प्रिंटेड करोगे तो प्रिंटेड इनटू इटैलिक्स, अपन बोलते हैं इटैलिक्स, इटैलिक्स। अगर कंप्यूटर से आप प्रिंट कर रहे हैं तो तिरछे छपे होंगे, डिजाइन होते हैं ना कंप्यूटर में, तिरछे छपे होंगे, प्रिंटेड इनटू इटैलिक्स। यस, और आप ये इटैलिक्स नेचुरल ये रिप्रेजेंट करती है उनकी लैटिन उत्पत्ति को। इसको रिप्रेजेंट करती है लैटिन उत्पत्ति को। लेकिन अगर हैंड रिटन हो, यदि हस्तलिखित हैं, ये इफ दे हैंड रिटन, हस्तलिखित हैं, देन दे सेपरेटली अंडरलाइंड। यदि वो हस्तलिखित हैं, इफ हैंड रिटन, देन दे सेपरेटली अंडरलाइंड। क्लियर? जैसे मैं आपको कोई भी नाम मान लो हस्तलिखित है, वो प्रिंट नहीं है, तो आप समझ रहे हो कि देखो सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम। क्लियर? तो ये जेनेरिक नेम, इस एपिथेट, तो सेपरेटली फरतक फरतक इनको अपन क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। फरतक फरतक बेटा अपन इनको क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। यस, तो ये जो फरतक फरतक अंडरलाइन कर रहे हैं, ये इसके किस नेचर को दर्शाता है? लैटिन ओरिजिन को दर्शाता है। किसको? लैटिन उत्पत्ति को दर्शाता है ना बेटा। अब आप ध्यान दो, देखो लिखने का तरीका, एक पोटैटो, एक स्पीसीज का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। जैविक नाम बताओ कितने घटकों से मिलकर बने? दो घटकों से। प्रथम घटक किसको प्रदर्शित करता है? जेनेरिक नाम, वंश नाम को। सेकंड घटक स्पेसिफिक एपिथेट, जातीय विशेष्य को। ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर, मतलब लक्षणों का समूह, और ये एक अकेली व्यष्टि, नाउन को, एडजेक्टिव को। अब देखो बेटा, जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर क्या होता है? स्मॉल। बोलो। और अगर कंप्यूटर प्रिंट हो रहे हैं तो तिरछे छपे होते हैं, प्रिंटेड इन इटैलिक्स, प्रिंटेड इन टू इटैलिक्स। ये इटैलिक्स बहुत अच्छा वर्ड है, और जो इनकी लैटिन ओरिजिन को भी दर्शाता है। और अगर मान लो इफ दे हैंड रिटन, अगर हस्तलिखित हैं, हैंड रिटन, अगर हस्तलिखित हैं, हैंड रिटन, तो फिर सेपरेटली क्या कर रहे हो? अंडरलाइन कर रहे हो। सेपरेटली क्या कर रहे हो? अंडरलाइन कर रहे हो। यस, और अपन यहाँ पर एक नया नाम भी ले सकते हैं, जैसे आपने मैंगो का वैज्ञानिक नाम सुना होगा जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, और भी कई नाम दे रखे हैं, लेकिन जैसे मैंगो का मैं आपको बताता हूँ, तो मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका।
तो देखो बेटा मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। अब देखो वही स्पेसिफिक एपिथेट, सॉरी जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये अक्सर क्या कैपिटल लेटर और ये अक्सर क्या स्मॉल लेटर, मैंजीफेरा इंडिका। यस। अब देखो बेटा एक नया नाम आपका आता है मैंजीफेरा इंडिका के बाद में, अगर ये प्रिंटेड होंगे तो तिरछे छपे होंगे और ये हाथ से लिखे तो सेपरेटली अंडरलाइंड। अब अगला नया नेम आता है कि जो भी जैविक नाम को जिस वैज्ञानिक ने खोजा है, जिस ऑथर ने खोजा है जैविक नाम को, तो जिस वैज्ञानिक ने जैविक नाम को खोजा है उस डिस्कवरर को जो अपन बात की आगे उसका नाम अपन लिखते हैं लिन। इसी साल क्वेश्चन आया बेटा, क्लियर, कि जो वैज्ञानिक या खोजकर्ता जिसने जैविक नाम को दिया है उस वैज्ञानिक का नाम शॉर्ट में अपन एब्रिवेटेड संक्षिप्त में जैविक नाम के आगे मैंजीफेरा इंडिका लिन, यानी आम का वैज्ञानिक नाम किसने दिया था, लिनियस ने दिया था, तो मैंजीफेरा इंडिका लिन, यानी उस वैज्ञानिक का नाम अपन एब्रीवेटेड फॉर्म होती है बेटा, एब्रीवेटेड फॉर्म होती है शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त में लिखते हैं, जो इसी साल क्वेश्चन आया मैंजीफेरा इंडिका, मतलब पिछले साल 2019 में क्वेश्चन आया मैंजीफेरा इंडिका लिन के डॉट लगा दिया अपन ने, तो किसने खोजा इसको, लिनियस ने। बात को समझे। तो बेटा जी आपने कह दिया कि कोई भी जैविक नाम दो घटकों से मिलकर बना होता है, प्रथम घटक वंश नाम जेनेरिक नेम और दूसरा घटक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जेनेरिक नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। ये नाउन की तरह वर्क करता है, ये एडजेक्टिव की तरह होता है। यदि ये प्रिंटेड हो तो तिरछे छपे होते हैं, प्रिंटेड इटैलिक्स, और यदि ये हस्तलिखित तो सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। और जिस वैज्ञानिक ने क्या इस नाम को खोजा उसको अपन संक्षिप्त में मैंजीफेरा इंडिका लिन, बात हो गया, एब्रीवेटेड फॉर्म में अपन शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख देते हैं। यस और नो बेटा, सारे नियम हो गए। अरे बोलो भाई, जो आपके अच्छे से दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, ये एनसीईआरटी के तो सारे रूल्स हो गए। अब कुछ एक आधा रूल्स और बता देता हूं मैं, एक आधा रूल और बता देता हूं। जैसे बेटा अपन बात बेटा आपको मैं और रूल बता दूं कि जैसे आप समझ रहे हैं कि जो जेनेरिक नेम है स्पेसिफिक एपिथेट है सेपरेटली, इन जो नाम है इनकी जो रेंज है अक्षरों की, वो आप जानते हो कि 3 अक्षर से कम नहीं होनी चाहिए और 12 अक्षर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी आपने एक नाम लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तो यहाँ सेपरेटली एक तो यहाँ 9 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हैं इसमें कितने 6 हैं। तो रेंज कितनी है सेपरेटली 3 to 12 है, 3 to 12 है। बात को समझे है। हाँ, एक रूल ऑफ प्रायोरिटी है कि ये नियम आने से पहले अगर कोई नाम दे दिया गया है तो सही होगा। जैसे रिक्शा फटान कोटेनेसिस है, ब्राय फटाक, लेकिन वो छोड़ो, है ना, ये बात आपकी हो गई। एक टर्म आती है बेटा टोटोनिम्स आपके एक वर्ड आता है, तो ये टोटोनिम्स है वो ICZN में मान्य है, ICBN यानी प्लांट नोमेनक्लेचर में ये एक्सेप्टेड नहीं है टोटोनिम्स। तो टोटोनिम्स क्या होते हैं कि वंश नाम और स्पेसिफिक एपिथेट, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट समान हो जाएं, सिमिलर हो, तो वो आपके होते हैं टोटोनिम्स। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि टोटोनिम्स जूलॉजी में ही मान्य है, जूलॉजी में मान्य है, बॉटनी में मान्य नहीं है, यानी ICBN को एक्सेप्ट नहीं करती। पादपों में हमेशा जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम अलग अलग ही होगा, लेकिन जंतुओं में समान हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं नाजा जो कोबरा स्नेक है ना, नाजा, यस, लेकिन हाँ ये कैपिटल स्मॉल ही होगा, यस। ऐसे रेटस, यस। तो ये सारे अपन ने नियम बताया आपको, नोमेनक्लेचर का एनसीईआरटी में क्लियर कराया। अपन बात करेंगे बेटा कल जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की, और उसके बाद अपन क्लासिफिकेशन की आगे बात करेंगे। तो पहले कैटेगरीज की इनकी बात अपन करेंगे कि क्लास वो कैटेगरी क्या होती है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होती है, यस।